नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर यह है कि आज पहली बार किसान संगठनों के नेताओं की तरफ से इस बात के संकेत मिले कि 1 साल से चल रहा धरना अब खत्म हो सकता है। आज पहली बार पंजाब के 32 किसान संगठनों के एक बड़े ग्रुप ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं और अब समझौता हो सकता है। आज कुंडली बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग में तय किया गया कि पंजाब के किसान नेताओं की तरफ से आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में रखा जाएगा। यह मीटिंग 4 दिसंबर को होगी। इसी मीटिंग में फाइनल फैसला लिया जाएगा। पंजाब के बड़े किसान नेताओं ने आज 3 बड़े खुलासे किए। पहली बात यह कि भारत सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने के लिए उनसे 5 नाम मांगे हैं और किसान नेता इसे एक बड़ा पॉजिटिव कदम मानते हैं। दूसरा खुलासा यह कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए केसेस वापस लेने का डायरेक्शन दे दिया है। यह बात पंजाब के किसान नेताओं को बता दी गई है। और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि जब किसानों की सारी बातें मान ली गई हैं तो फिर धरने पर बैठे रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन इन किसान नेताओं ने यह भी कहा कि यह पंजाब के 32 जत्थेबंदियों का प्रस्ताव है, अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। वो 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में अपना प्रपोजल रखेंगे, बाकी राज्यों के किसान नेताओं को कन्विंस करेंगे ताकि आंदोलन खत्म करने का, धरना खत्म करने का रास्ता निकाला जा सके। पंजाब के बड़े किसान नेताओं ने साफ साफ कहा कि वो संयुक्त किसान मोर्चे को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि 4 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि किसान कब अपने घरों को वापस लौटेंगे। पंजाब के एक बड़े किसान नेता का बयान मैं आपको सुनवाता हूं। तो उन्होंने बाकी की सारी चीज़ें मान ही ली हैं। एक MSPC या केसों का मसला था, जो बिजली बिल 2020 वो भी हमारी प्रपोजल आ गई CPO, हम इसको एजेंडे में नहीं लेंगे। सिमिलरली आज जो 2 प्रपोजल आई, एक तो नाम भेजो, 5 नाम किसानों के उन्होंने मांगे है। ये असीं डिफरेंट स्टेट्स चों लवांगे। पंजाब दे विचों बलबीर सिंह राजेवाला का नाम प्रोमिनेंट लिया। घर वापसी का नाम 4 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। घर वापसी का हो सकता है 4 तारीख को घर वापसी का, पर वो भी डेट हो जाएगी, 5 हो जाए 6 हो जाए, पर नियर 4 तारीख को ऐलान कर दिया जाएगा, इस तारीख को वापस जाएंगे। हाँ, जैसे कर दिया जाएगा। जिन किसान नेता की बात आप सुन रहे थे, डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला पंजाब के बड़े किसान नेता हैं। उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। वो जमहूरी किसान सभा के प्रेसिडेंट हैं। उनके संगठन का पंजाब के कई इलाकों में भारी असर है। डॉक्टर सतनाम सिंह ने एमएसपी पर सरकार की कमेटी को लेकर डिटेल में बात बताई। सतनाम सिंह ने बताया कि कमेटी के लिए सरकार ने जो 5 नाम मांगे हैं, उन नामों पर आज की मीटिंग में लंबी चर्चा हुई। पंजाब के बड़े किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल के नाम पर सहमति करीब करीब बन गई है। इसी के साथ कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के नाम पर भी मीटिंग में चर्चा हुई। सतनाम सिंह ने बताया कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के तौर पर देवेंद्र शर्मा, सुच्चा सिंह गिल और रंजीत सिंह घूमन के नाम पर बात हुई है। इन नामों पर फाइनल डिसीजन, आखिरी फैसला 4 दिसंबर को होगा, जब संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में आंदोलन की वापसी और एमएसपी कमेटी के नामों पर फैसला हो सकता है। MSP जी ये लाइफ लाइन है एग्रीकल्चर की। ये सारी दुनिया की लाइफ लाइन है। जो डेवलपमेंट है वो MSP पर होगी। जे प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर बनानी है वो MSP होगी। सो MSP के उत्ते जी कमेटी सरकार बनाने जा रही है, उन्होंने प्रपोजल मंगी सी कि सानू 5 नुमाइंदे किसानों दे दिओ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ना आए आ प्रमुख ना, जिस तरह बलबीर सिंह राजेवाल होर भी साढ़े को आए आ। हर स्टेट चों एक नुमाइंदा लवांगे। असीं कोशिश करने भी ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हों, जितना देवेंद्र शर्मा जी है, सुच्चा सिंह गिल है, रंजीत सिंह घूमन है, वगैरह वगैरह जो एक्सपर्ट है इस गल की, उन्होंने नाल लैके वो कमेटी बनेगी। वो कमेटी मेरी MSP नहीं, उस कमेटी ने आने वाले समय एग्रीकल्चर की पॉलिसी निर्धारित करना कि 5 नाम डिसाइड तो कर लेंगे, पर फाइनल 4 तारीख को होंगे। किसान संगठनों की एक और बड़ी मांग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस ले जाने की है।
इस डिमांड को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के किसान संगठनों को बड़ा भरोसा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रस्ताव भेजा है कि वो आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज केसेस वापस लें। किसान नेता सतनाम सिंह ने बताया कि हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने ऐसे केसेस वापस लेने का भरोसा भी दे दिया है। हरियाणा के किसान नेता मुकदमों की वापसी के लिए कल चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के साथ मीटिंग कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि वो किसानों पर दर्ज केसेस वापस लेने को तैयार है। पंजाब सरकार इसके लिए पहले ही सहमति दे चुकी है। केस जो हैं उनकी उन्होंने प्रपोजल भेजी है, डायरेक्शन दे दी सभी मुख्यमंत्री को, स्टेट्स को, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है तुसीं भी जानते जो ये मसला स्टेटां दा, सूबा सरकारां दा, सो सूबा सरकारां नूं डायरेक्शन देती है। सो कल आपके प्रांत में जो सोनीपत में वो अपना मुख्यमंत्री जी है उन्होंने बुला लिया, उसका प्लेस वो दस देंगे, उत्थे सारे केसों को वापसी की बात होगी। सिमिलरली राजस्थान के मुख्यमंत्री योगी का भी मैसेज आ गया कि आप जो अपने केसों के बारे में भेजो, वो भी केस वापस हो जाने हैं। तो डॉक्टर सतनाम सिंह की बात से यह बिल्कुल साफ है कि किसान नेताओं का रुख पॉजिटिव है। वो सरकार के साथ समझौते का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सरकार भी उनसे बातचीत करके उनकी मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। आज पंजाब के जिन 32 जत्थेबंदियों की मीटिंग हुई उनमें दोआबा किसान कमेटी से जंगबीर सिंह भी शामिल थे। जंगबीर सिंह ने सतनाम सिंह की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा बात सिर्फ एमएसपी पर एक कमेटी की है और इसे लेकर सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से अगर पार्लियामेंट में आश्वासन मिल जाए, पार्लियामेंट हाउस में किसानों के लिए सरकार यह बता दे कि एमएसपी पर गारंटी कानून की रूपरेखा क्या है, क्या टाइम फ्रेम होगा, तो बात जरूर आगे बढ़ेगी। हमने फैसला ये लिया है कि एमएसपी पर जो गारंटी कानून बनाने की बात बोल रहे थे और एक कमेटी के बारे में हम बोल रहे थे, और उसके बारे में हमने ये फैसला किया था कि या तो पार्लियामेंट हाउस में कृषि मंत्री ये अनाउंस कर दे इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसकी समय सीमा क्या होगी, इसके बारे में स्पष्ट करे। और हमने ये भी मांग की थी अगर 5 लोगों साथ सरकार के किसी नुमाइंदे की बैठक भी हो जाती है, की कमेटी के बारे में क्लियर हो जाएगा। और बाद में अभी हमारे को मैसेज ये लगा है कि सरकार ने 5 नाम एमएसपी की कमेटी पर मांग लिए गए हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जितने भी पर्चे दर्ज हुए हैं इस आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर, वो सभी को वापस लिया जाए और हम जहां से इकट्ठे जाएंगे, चाहे कोई भी भारत का कोई भी स्टेट का हमारे साथ किसान लीडर या किसान यूनियन या किसान जुड़ा है, चाहे कि पंजाब से जो संघर्ष ने पहलकदमी की थी, लेकिन आज पूरे भारत का ये आंदोलन हो चुका है। इसलिए हम एसकेएम को बरकरार रखना चाहते हैं। 4 तारीख को जो हमारी मीटिंग होगी एसकेएम की हम उसमें रखेंगे फाइनल फैसला जो एसकेएम का होगा। अगर वहां पर कोई फैसला होता है तो उसके बाद हम पंजाब को जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता अतुल भाटिया सिंघू बॉर्डर पर गए और जंगबीर सिंह से डिटेल में बात की। यहां उन्होंने एक नई बात कही। जंगबीर सिंह ने कहा कि आज जब जत्थेबंदियों की मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग के दौरान ही सरकार की तरफ से कॉल आया और फिर किसानों की मांगों पर सहमति बनती चली गई। जंगबीर सिंह ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया उससे लगता है कि आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा। आज हमारी बैठक हुई और बैठक में हमने ये बोला था कि एमएसपी पर जो गारंटी कानून की बात कर रहे हैं हम कमेटी की सरकार को बोल रहे थे कि कमेटी बनाई जाए, उसकी रूपरेखा बताई जाए, समय सीमा बताई जाए, और यही इसी पर चर्चा हुई आज कि इसके बारे में बताया जाए। और इस बैठक चलते चलते दौरान एक हमारे संगठन को नेता को फोन भी आया तो उन्होंने 5 नाम की मांग भी कर ली है। और ये हमने प्रपोजल तैयार की है कि हम जो हमारा एसकेएम की मीटिंग है उसमें रखेंगे। और साथ ही साथ में इस आंदोलन के दौरान जितने भी हमारे किसान नेता, किसानों, नौजवानों और सामाजिक धार्मिक जत्थेबंदियों के लोगों पर पर्चे दर्ज हुए हैं, चाहे कि वो हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी, लखीमपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, किसी भी स्टेट के हों, सभी को रद्द कराने की हमने मांग रखी थी। और साथ ही साथ में जितने भी किसान साथी इस मोर्चे में शहीद हुए हैं उनको मुआवजे की मांग की गई थी। अभी ये हमारी मांग बीच में थी और हमने
ये है आज पूरा एकमत होकर फैसला ले लिया कि हम ये प्रपोजल एसकेएम में रखेंगे। और अब हमने फैसला ये लिया है और हमारे को सोचने को मजबूर इसलिए भी होना जा रहा है कि सरकार हमारे और कदम दर कदम बढ़ाई जा रही है और हम स्वागत करते हैं सरकार का कि इतनी जल्दी इस मोर्चे को समाप्त करना चाहती है। हमारी भी मंशाई है कि समाप्त हो जाए, लेकिन जो भी फैसला होता है, जितने भी फैसले हुए एसकेएम की मीटिंग में हुए और बड़ा एसकेएम है, 32 बड़ी नहीं है, एक किसान नेता नहीं बड़ा है। और अब हमारी 4 दिसंबर को बैठक होने वाली है, उसमें भी हम प्रपोजल रखेंगे और क्या सहमति बनती है, क्या उसमें कमियां रह गई, क्या वो हमारे दूसरे स्टेटों के नेता क्या कहते हैं, उसके बारे में विचार विमर्श कर फिर फाइनल फैसला 4 दिसंबर को लेंगे। पहली बार किसान मोर्चे के नेता, पंजाब के नेता पॉजिटिव एटीट्यूड से बात कर रहे हैं और जाहिर है कि बड़ा फैसला संयुक्त किसान मोर्चे में होगा। कल की बात है, जब संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं की मीटिंग हुई थी, तब पंजाब किसान संगठनों ने उनसे बड़ा साफ साफ पूछा था कि भाई आगे की दशा क्या है, आगे की दिशा कैसे तय होगी, आंदोलन कब तक चलता रहेगा, कभी ना कभी तो उसे खत्म करना होगा, घर जाना होगा। और जब पार्लियामेंट में तीनों कानूनों की औपचारिक तौर पर वापसी हो गई तो फिर धरने पर बने रहने का क्या मतलब है। इस पर संयुक्त किसान मोर्चे के दूसरे नेताओं ने एमएसपी का इशू रेज किया, कहा भी एमएसपी पर कानून बाकी है, इसके लिए लड़ाई करनी है। आखिर में सहमति एमएसपी पर कमेटी को लेकर बनी और फिर यह बात कही गई कि अब सरकार को डिमांड की लिस्ट सौंप दी गई है, सरकार की तरफ से जवाब आएगा तो आगे की रणनीति तय करेंगे। और आज सरकार ने 32 जत्थेबंदियों को जवाब दे दिया। वैसे आज जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पंजाब के किसान लीडर मनजीत सिंह ने कल ही हिंट दे दिया था, इशारा दे दिया था। मनजीत सिंह ने बता दिया था कि अगर सरकार उनकी मांग मान लेती है, एमएसपी कानून को टाइम बाउंड तरीके से बनाने पर सहमत होती है, कमेटी बना देती है, तो फिर पंजाब के किसान घर चले जाएंगे। आज भी मनजीत सिंह ने अपनी इसी बात को दोहराया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे मुद्दों को सॉल्व करने की बात भी कही। कुछ छोटी बातें रहती हैं क्योंकि केवल जो एफआईआर लॉज की है वो ही नहीं है, एक ब्लैक लिस्ट तैयार की इन्होंने एनआरआई जो हमारी सपोर्ट करते थे। कुछ हमारे जो लंगरों वाले बाबा हैं, जो हमारे सिंगर भाई हैं, उनको सबको एनआईए के नोटिस भेजे हुए हैं, तो वो नोटिस भी इनको बोला गया था वापस लो। तो लगभग छोटी छोटी मांगे हैं, सरकार को मान लेनी चाहिए तो ताकि आंदोलन को खत्म किया जाए। तो ये सारी बातें लगभग मेरे ख्याल से सरकार आने एक दो दिनों में आने वाले में ये बात मान लेंगे। वो एसकेएम में फैसला होगा, उसमें मैं अकेला नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन हमारी भावना है कि अगर ये सारी मांगे मान ली जाती हैं तो फिर आंदोलन को खत्म करना चाहिए। लेकिन ये मेरी पर्सनल राय है, एसकेएम का फैसला सुप्रीम है, तो जो एसकेएम फैसला मिलकर लेगा वही फैसला सबको सर्वमान्य होगा। असल में पंजाब की जत्थेबंदियों के नेताओं के रुख में बदलाव उसी दिन से दिखने लगा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को रिपील करने का फैसला किया था। गुरुपूर्व का मौका था। उस समय कई किसान नेताओं ने कहा था कि अब सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है, किसान भाई आंदोलन खत्म करें, अपने घर जाएं। और इस फैसले पर दो तरह के रिएक्शन दिखाई दिए थे। सिंघू बॉर्डर पर कई किसान नेताओं ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा था कि हमारी मांग पूरी हो गई, सरकार ने हमारी मांग मान ली है। और फिर यही बात धीरे धीरे पंजाब के किसान नेताओं की मीटिंग में लगातार उठने लगी। लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेता बार बार कहते रहे कि आंदोलन और आगे बढ़ेगा और तेज होगा। कल भी राकेश टिकैत ने कहा था कि एमएसपी पर कितनी भी कमेटी बना लो, लेकिन कमेटी से कुछ नहीं होता। पहले जो कमेटियां बनी उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए कानून बनना चाहिए। लेकिन आज पंजाब के किसान लीडर्स की मीटिंग के बाद, सरकार के रिस्पॉन्स के बाद राकेश टिकैत के सुर भी बदले हुए नजर आए। राकेश टिकैत ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि उन्हें आंदोलन पर बैठने का शौक नहीं है। अगर सरकारें मांगे मान रही है, सरकार पहल कर रही तो फिर अच्छी बात है। अगर मांगे मान ली जाती हैं तो हम भी अपने घर चले जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन समझौते की तरफ बढ़ रहा है। 5 लोग अभी गए नहीं गए ये जानकारी नहीं है, लेकिन 5 लोगों की बात हुई कि 5 लोग सरकार कह रही कि हम बात करेंगे। चलो पहल कर रही है सरकार तो ठीक है, और अगर पहल होगी है तो समाधान भी निकलेगा। बात हो टेबल पर बैठे एमएसपी पर गारंटी कानून
मुकदमे, जो शहीद परिवार हैं उनको आर्थिक मदद, ये सारी चीजें अगर बातचीत शुरू हो जाएगी जिस दिन, तो ये सब उसमें आएंगी। जो मुकदमे दर्ज है, जो पर्चे हैं, उसका सरकार का क्या उसमें रुख है, उस पर स्पष्ट हो जाए। अभी एमएसपी पे स्पष्ट हो जाए, उस पर गारंटी कानून बना दो। एक कमेटी बनाई थी उस पर, वह कमेटी कितने दिन में उसको प्रभावी कर देगी, मतलब गारंटी कानून पहले बन जाए। आंदोलन तो खत्म जब ही होगा ना, जब सारी चीजें हो जाएंगी तो आंदोलन खत्म तो जब होगा, वो संयुक्त मोर्चे में तय होगा। और अभी 1 तारीख है, 1, 2, 3 दिन अभी बीच में है, तो 3 दिन में सरकार चाहे तो बहुत काम कर सकती है। तो 3 दिन है, 3 दिन में सरकार अपना स्पष्ट वो दे दे, तो हमको कोई यहाँ पे बसना है, हमको यहाँ पे आंदोलन करते रहना, या हमारा कोई आंदोलन करना है, हमारा पैसा है, हमारा काम है, ये हम भी अपना घर जाएंगे। 1 साल हो गया, ये समझौते की तरफ जा रहा है मूवमेंट, तो ये समझौते की तरफ ही अब जाना चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले जब सौरभ शर्मा राकेश टिकैत से बात कर रहे थे, तो एक बात ये पता चली कि सरकार ने 5 लोगों के नाम कमेटी बनाने के लिए मांगे हैं। इसकी जानकारी राकेश टिकैत को नहीं थी। उन्होंने कहा यह बात उन्हें टीवी चैनल से पता चली। राकेश टिकैत के पूरे एटीट्यूड में यह लगा कि शायद वो अभी भी आंदोलन आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों के सैकड़ों ट्रैक्टर खराब हुए, कई ट्रैक्टर पुलिस ने थानों में खड़े कर दिए। अब सरकार किसानों को इन ट्रैक्टर्स के बदले में नए ट्रैक्टर दे। मुद्दों पर कोई फर्क नहीं कहीं पे भी, और ना कोई कहीं जा रहा। ये जो अफवाहें चल रही हैं कि लोग जा रहे हैं, ना कोई कहीं जा रहा। 55,000 मुकदमे हैं हरियाणा के लोगों पे, 55,000 लोगों पर मुकदमे हैं। कौन चले जाएगा छोड़ के? हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली में है, 150 ट्रैक्टर बंद है अभी दिल्ली में। कौन चले जाएगा छोड़ के? ये सारी प्रक्रिया होंगी, वे ट्रैक्टर भी छूटेंगे, वे ट्रैक्टर खराब हुए हैं उनके मुआवजे का भी ट्रैक्टर का होगा, उनके जो सामान निकल रहे हैं वो भी होगा, उनके नए ट्रैक्टर भी दिए जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार में जब ट्रैक्टर उसमें गिरे, नदियों में गिरे, तो ट्रैक्टर भोपाल मुजफ्फरनगर में नए ट्रैक्टर दिए थे। तो ये सारे सवाल आएंगे, बातचीत में आएंगे। इतना जल्दी कहाँ किसान जा रहा? जो किसान 1 साल से नहीं गया, वो किसान क्या 4 दिन में कौन सा किसान जा रहा? कोई नहीं जा रहा, सब यही है। हमारे यहाँ से टेंट मोर्चे जब पड़ेंगे, जब एक आदमी संतुष्ट होकर, मुकदमे वापसी होकर, एमएसपी गारंटी कानून बन के उनके ट्रैक्टर घर पहुंच जाएंगे। राकेश टिकैत को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि किसानों के खिलाफ जो केसेस दर्ज हैं, जो पर्चे फाइल हुए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। और हरियाणा की सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब ने आश्वासन दे दिया है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की बात आपको सुनवाता हूं। वो किसान आंदोलन से काफी समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन करने वाले किसानों की बड़ी मदद की। लेकिन तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद अब सिरसा भी कह रहे हैं कि किसानों को वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आंदोलन को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बचा। मुझे लगता है कि ये जो आज मसला है रद्द होने के बाद, ये एक बहुत संवेदनशील मसला है जिसको उतने ही देखना चाहिए सभी को। सबसे पहले हमें ये चिंता थी पिछले 1 साल से, इस मुद्दे को बार बार कुछ शरारती लोग हिंदू सिख का मसला या सिख वर्सेस स्टेट बना रहे थे, सिख वर्सेस केंद्र सरकार, जो कि सच्चाई से बड़ी उसको दूर था। क्योंकि अब ये तीनों कानून वापस ले लिए गए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रदर्शन का औचित्य बचता है, किसी तरीके भी प्रदर्शन का औचित्य बचता है। जितने किसान जत्थेबंदियों को मैं जानता हूं या जितने मेरे से संपर्क में रहा, तो सबकी एक ही भावना थी कि तीनों कानून वापस हों। और मुझे जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा है, वो भी बहुत समझदार वहां पे लोग हैं, वो भी बहुत सोच समझकर फैसला लेने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह का फैसला लेंगे जो किसानों के खिलाफ होगा या जो देश के जो हालात बनाए जा रहे थे बिगाड़ने उसके खिलाफ होगा। मुझे लगता है कि वो एक तरीके को फैसला लेंगे और वापस जाएंगे, क्योंकि सारे किसान जो वो भी चाहते हैं कि जो जीत हो या जीत के जश्न को मनाया जाए। आज एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि पंजाब के वो किसान संगठन, वो 32 जत्थेबंदियां जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जो इस आंदोलन की जान है, अब वो धरना खत्म करने के पक्ष में है, घर वापस जाने के पक्ष में है, और वो लगातार सरकार के साथ टच में है। मेरी जानकारी यह है कि पंजाब के जत्थेबंदियों को तैयार करने में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी रोल प्ले किया है।
उनके जरिए सरकार ने किसानों को समझाया कि तीनों कानून वापस हो गए, पराली जलाने पर केस न करने का फैसला हो गया, एमएसपी पर सरकार कमेटी बनाने को तैयार हो गई, उसके लिए 5 नाम मांगे हैं, होम मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों से मुकदमे वापस लेने को कह दिया है। तो अब आंदोलन वापस लेने में ही जीत है, इसी में समझदारी है। और पंजाब की 32 जत्थेबंदियां इस बात से सहमत दिखाई देती हैं। साल भर से सड़कों पर बैठे किसान भी अब घर जाना चाहते हैं। नेताओं को डर है कि आंदोलन को और लंबा खींचा तो कहीं सपोर्ट बेस कम ना हो जाए। और पहले ऐसा कई बार हो चुका है कि ज्यादातर किसान घर चले गए, टेंट खाली पड़े रहे। अब नेता नहीं चाहते ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने खाप नेताओं से बात करने की शुरुआत की है। कल वो जत्थेबंदियों से मिलेंगे। तो इसलिए पंजाब और हरियाणा से आए किसान तो आंदोलन खत्म करने के मूड में हैं, लेकिन लगता है कि यूपी वाले राकेश टिकैत इस मामले में आज भी अलग राय रखते हैं। वो आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि पंजाब की जत्थेबंदियां इस पूरे किसान आंदोलन की असली ताकत है। इसलिए उनकी राय, उनका प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। उनका रुख देखने के बाद ही टिके जैसे नेताओं ने भी अपना सुर थोड़ा बहुत बदला है। और आज वो कह रहे थे कि जल्दी समझौता हो जाए, आंदोलन वापस हो जाए तो अच्छा होगा। सरकार और किसानों के बीच समझौते की उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन पार्लियामेंट में सरकार और ऑपोजिशन के बीच डेडलॉक बरकरार है। संसद ठप है। हाथापाई करने, पेपर फाड़ने, टेबल पर चढ़कर डांस करने वाले 12 सांसदों के सस्पेंशन पर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। आज विपक्षी दलों ने राज्यसभा के चेयरमैन से सांसदों का सस्पेंशन वापस लेने की डिमांड की, लेकिन चेयरमैन वेंकैया नायडू ने फैसला बदलने से इनकार कर दिया। सरकार ने भी राज्यसभा में कहा कि जब तक निलंबित सांसद, चेयरमैन और सदन और देश से माफी नहीं मांगते, उनका सस्पेंशन खत्म करने पर विचार नहीं हो सकता। लेकिन ऑपोजिशन माफी मांगने को तैयार नहीं है। चेयरमैन ने 12 सांसदों का सस्पेंशन वापस लेने से इनकार किया तो विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट किया। सबसे पहले आपको राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनाता हूं, जिन्होंने सदन के अंदर चेयरमैन के फैसले पर सवाल उठाए। I wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha. Yesterday, on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure. We all members came to your house. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members nothing to do with this, and this incident happened in last session. How can you take this? मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन से सांसदों के सस्पेंशन के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा, सस्पेंशन को रद्द करने की मांग की। लेकिन खड़गे ने जिस तरह चेयरमैन पर आरोप लगाने की कोशिश की, उससे वेंकैया नायडू नाराज दिखाई दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फैसला नहीं बदलेगा। अगर निलंबित सांसद माफी मांगते हैं तो विचार किया जा सकता है। Let me clearly clarify it for the sake of the understanding of the House as well as the nation. The Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered. Chairman can take action. Go through the records. If you want, I will ask that to be released again. You try to mislead the House. You disturb the House. You ransack the table, and you also throw the papers on the chair, and also you have got, some of them have gone down to the table, and then you are giving me lessons. You are giving me lessons. You are giving me lessons. So this is not the way. It was, the motion was moved. It was approved. Action is taken. It is final. If the members who have committed this sacrilege against the House, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying. And so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. I am not considering it at all. विपक्षी दलों की मांग को चेयरमैन ने खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी दलों के एमपीज हंगामा करते हुए वॉकआउट कर गए।
दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों के हंगामे और बस सलूकी को लेकर डिटेल में जानकारी दी। विपक्ष कह रहा है कि सस्पेंड किए गए सांसदों की सुनवाई नहीं हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। पीयूष गोयल ने बताया कि 12 सांसदों के निलंबन का फैसला वापस हो सकता है, शर्त यह है कि ये एमपीज माफी मांग लें। पूरा सदन चाहता है कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे। जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है, जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में है कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। और आगे कैसे नहीं होगा इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है, चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। आगे कैसे सदन, आखिर सदन को तो दशकों तक, वर्षों तक चलना है, कैसे अच्छी तरीके से चले इसके बारे में भी एक सहमति बन जाए तो मैं समझता हूं कि सरकार भी तैयार है इसमें पुनः विचार करने के लिए। लेकिन माननीय सदस्यों को अपने यहाँ पे क्षमा मांगना, और क्षमा सिर्फ चेयर की नहीं, क्षमा इस पूरे सदन की और देश की क्षमा मांगनी चाहिए जिस प्रकार का उन्होंने हरकत की। 12 विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन को लेकर ऑपोजिशन पार्टी सरकार से लड़ने भिड़ने के मूड में है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसके संकेत कल शाम को दे दिए थे। आज विपक्ष की 16 पार्टियों ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी, टीआरएस और लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल हुए। और मीटिंग खत्म होने के बाद ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स राज्यसभा चेयरमैन के दफ्तर पहुंच गए, उनसे 12 सांसदों के सस्पेंशन पर बात की। ऑपोजिशन की इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने एक ट्वीट करके कांग्रेस की रणनीति क्लियर कर दी। राहुल ने लिखा, किस बात की माफी, संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल नहीं। टीएमसी की एमपी डोला सेन को भी सस्पेंड किया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि माफी तो सरकार को मांगनी चाहिए। Harm democracy was killing over here. Democracy has been killed in BJP's regime, Modi ji's regime. ये तो हम फांसी का फंदा लेके घूम रहे थे। ये तो प्रतीक की प्रोटेस्ट है। लेकिन ये कहा जा रहा था कि तमाम जो सांसद हैं वो माफी अगर मांगे तो क्या आपको लगता है कि माफी मांगने की अन्याय तो हो गया, माफी तो उनको मांगना चाहिए। हम तो न्याय पर है। आज एक बार फिर 11 अगस्त के वो वीडियो देखे जिनमें राज्यसभा के सम्मानित सदस्य टेबल पर चढ़कर नाच रहे थे, शोर मचा रहे थे, कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंकते दिखाई दे रहे थे। महिला मार्शल के साथ हाथापाई हो रही थी। एक महिला सांसद फांसी का फंदा लगाने का नाटक कर रही थी। तो लगा ये व्यवहार पार्लियामेंट के मेंबर्स को शोभा नहीं देता। अगर राज्यसभा के चेयरमैन इस पर भी एक्शन नहीं लेते तो फिर सदन में चेयरमैन रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एमपीज भी जानते हैं कि उन्होंने गलती की थी, जोश में उन्होंने कुछ ज्यादा ही हंगामा कर दिया था, दुर्व्यवहार किया था, इसलिए वो अपने व्यवहार को डिफेंड नहीं कर रहे, वो सिर्फ प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे एमपीज ने जनता के सामने कैसा उदाहरण पेश किया। अगर आज ये सांसद बड़ा दिल दिखाते, राज्यसभा के चेयरमैन के सामने खेद व्यक्त कर देते तो मामला खत्म हो जाता। और अभी भी मुझे लगता है कि बीच बचाव करके, बातचीत करके इस गतिरोध को खत्म करने का रास्ता निकाला जाना चाहिए। आज एक बड़ी खबर बिहार से आई है। बिहार सरकार के बड़े अधिकारी आज शराब की बोतलों की इन्वेस्टिगेशन करने में जुटे रहे, क्योंकि सवाल सीधे सीधे नीतीश कुमार की सरकार पर उठे। असल में आज बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की खाली बोतल्स मिली। केस की जांच करने बिहार पुलिस के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया। पटना के एसएसपी और डीएम भी वहां पहुंचे, क्योंकि असेंबली कैंपस में शराब की बोतलें मिलने का यह मामला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेस्टीज से जुड़ा है। बिहार विधानसभा के कैंपस में शराब की बोतलें मिलने की खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बिहार में आप जानते हैं शराब पर पाबंदी है। इसके बावजूद शराब की बोतलें विधानसभा के कैंपस तक पहुंच गई। असेंबली कैंपस एक हाई सिक्योरिटी जोन है। इस समय बिहार विधानसभा का सेशन भी चल रहा है। राज्य के विधायकों और मंत्रियों का आना जाना होता है। बिहार के मुख्यमंत्री का आवास भी असेंबली से ज्यादा दूर नहीं है।
पुलिस हेडक्वार्टर पास में है, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, फिर भी विधानसभा कैंपस में शराब की बोतलों का मिलना वाकई में हैरान करने वाला है। जब असेंबली कैंपस में शराब की बोतलें मिलने की खबर मिली तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, इस घटना ने नीतीश सरकार की शराबबंदी की सच्चाई सबके सामने रखती है। अगर बिहार विधानसभा में लिकर की खाली बोतलें मिल रही हैं तो मुख्यमंत्री जी जो शपथ केवल एक नौटंकी करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि शराबबंदी जो है पूरी तरीके से सफल है। कोई लोग इनके प्रशासन के लोग मिले नहीं। अगर प्रशासन के लोग मिले नहीं हैं तो यहाँ अंदर कैसे बोतल आ गया भाई? या बॉर्डर से पटना कैसे पहुंच गया? ये पूरे बिहार में नहीं मिल रहा तो बिहार विधानसभा में बिना बॉर्डर क्रॉस किए हुए तो आ ही नहीं सकता। वहां क्या शक्तियां लगा रहे हैं? क्या महिलाओं के बाथरूम में घुसना चाहती है पुलिस? ये केवल नौटंकी। अब आप लोगों को कोई ऑथेंटिक जवाब सरकार से नहीं मिलेगा। सरकार से मिलेगा ये विपक्ष की साजिश है। अरे भाई, अगर यही साजिश करना होता तो 4-5 साल पहले से नहीं करते, 2017-18 के बाद से नहीं करते, कभी किया नहीं। हम लोग ना बनावटी हैं ना मिलावटी हैं। ये लोग पूरी तरीके से शराब माफियाओं के साथ, मुख्यमंत्री का तस्वीर भी हम लोगों ने देखा। इनके कई नेता एमएलए जो है नशे में नजर आते हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार की छूट है, शराब की छूट है, अपराध करने की छूट है नीतीश कुमार जी के विधायक और मंत्रियों को, लेकिन कार्रवाई और सुनवाई एकदम नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव काफी तीखा बोलते हैं। बिहार असेंबली कैंपस में शराब की बोतलें मिलने से नीतीश कुमार को काफी एम्बैरेसमेंट हुआ। सदन के अंदर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया। कहा, इस मामले के आरोपी को हर हाल में पकड़ा जाएगा। इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे हैं? ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है। अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था। अगर यहां पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए, और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए, और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। असेंबली के कैंपस में बिना स्पीकर की परमिशन ये पुलिस आ नहीं सकती थी, इसीलिए नीतीश कुमार ने स्पीकर से इजाजत मांगी। परमिशन मिलने के बाद बिहार पुलिस के डीजीपी और राज्य के चीफ सेक्रेटरी असेंबली कैंपस पहुंचे। उन्होंने उस जगह का मुआयना किया जहां शराब की बोतल्स मिली थी। डीजीपी ने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का वादा भी किया। मामला संज्ञान में आया है। हम और मुख्य सचिव साहब यहां आए हैं। बातचीत अभी की गई है। जहां से जो बताया गया है वहां पर जो खाली बोतल हैं वो सीज हो गई हैं। उनका एफएसएल एग्जामिनेशन हो रहा है, और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक और लैब है डबली श्योर होने के लिए। उस लैब का भी आदमी को बुला के उसको चेक करवाएंगे। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। अपनी पहले और जरा तसल्ली करके तब आपको पता। जो मैंने पता किया है उसके बिल्कुल
उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है और उसके आसपास कितना दूरी पर है वो हम लोग देख के तब कुछ कह पाएंगे। असेंबली कैंपस में शराब की बोतलें मिलने की घटना को बिहार के चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी में खामी नहीं मानते। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि यह काम शायद किसी साजिश के तहत किया गया है। चूक की बात कैसे आप कह रहे हैं? चूक तो शब्द शायद इसके लिए माकूल नहीं है, क्योंकि शराब की बोतल कोई जीवित पदार्थ है नहीं जिसको कि चलते फिरते नहीं रोका गया, टोका गया, है ना। और जब हाउस सेशन में नहीं रहता है या जब विधानसभा दिन के लिए ख़त्म कर दी जाती है शाम को, तो उस वक़्त अब थोड़ा बहुत तो मूवमेंट इधर उधर होता ही है, इस परिसर से के थ्रू मूवमेंट होता ही है। तो जब विधानसभा यहाँ पर नहीं चलती रहती है, उस वक़्त की सुरक्षा की इंटेंसिटी जो है वो, और जब विधानसभा चलती रहती है, इन दोनों के इंटेंसिटी में तो बहुत फ़र्क है। तो अब हो सकता है जिस आदमी ने जैसे भी किया होगा, जिस भी मकसद से किया होगा, इन सब चीज़ों को शायद देख करके, भांप करके तब किया होगा, क्योंकि अब अभी कहना शायद उतना माकूल नहीं होगा, लेकिन किसी मकसद से ही किया गया है ये, ठीक है ना। जैसा अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, विधानसभा के परिसर में मिल जाए ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। अब मकसद क्या है ये उस पर कहीं बोतल पर लिखा हुआ तो नहीं आया, किसी ने बताया तो नहीं है मुझे, अब इसका आप अनुमान लगाइए, ठीक है ना, मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते। आज की एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आई है। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। देवस्थानम बोर्ड की जिम्मेदारी थी मंदिरों की देखरेख अपने हाथ में लेना, सरकार का कंट्रोल करना। करीब 2 साल से साधु संत और पुजारी समाज के लोग देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और सरकार ने आज उनकी मांग मान ली और कहा कि 4 धाम मंदिरों की देखरेख वहां के पंडे और पुजारी ही करेंगे। साधु संतों की तरफ से जो आंदोलन किया जा रहा था, उसमें जो मुद्दे उठाए गए थे, उसका हल खोजने के लिए सरकार ने मनोहर कांत ध्यानी की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। 2 दिन पहले इस कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी और आज देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया गया। आज से ठीक 2 साल पहले की बात है, 27 नवंबर 2019 को उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट ने देवस्थानम बोर्ड को मंजूरी दी थी और 3 महीने बाद यानी फरवरी 2020 में देवस्थान बोर्ड के सीईओ को अपॉइंट किया था। इस देवस्थानम बोर्ड के 4 धामों के अलावा उत्तराखंड के 51 मंदिरों की देखरेख का काम भी सौंप दिया गया था, लेकिन राज्य के संत समाज के लोग इसका विरोध करते रहे और आखिरकार आज देवस्थानम बोर्ड को खत्म कर दिया गया। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम ये अधिनियम वापस लेंगे। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और निकट भविष्य में हमारे जितने भी मंदिर हैं, जितने 4 धाम हैं, उसकी परिधि में आने वाले हैं, हम सभी लोगों से परामर्श करके और अच्छी व्यवस्था कैसे बने उस पर हमारी सरकार काम करेगी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन हमारे सामने रखा है कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य हो, श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सभी का सहयोग लेकर काम करेंगे। मैं तीर्थ समाज, हमारे पंडा समाज, हमारे हक हकूकधारी, रावल, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और जिन्होंने भी अब इस समय में जो आंदोलन किए हैं, आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वो सभी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। मैं आप सबके माध्यम से उन सबसे अनुरोध भी करता हूं। पुष्कर सिंह धामी ने अच्छा फैसला लिया है, देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, लेकिन सवाल यह कि जिस बोर्ड का गठन 2 साल पहले बीजेपी की ही सरकार ने किया था, उसी फैसले को बीजेपी की ही सरकार ने क्यों पलट दिया? इसकी वजह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह बोर्ड बनाया क्यों गया था। उत्तराखंड के 4 धामों यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को देवस्थानम बोर्ड के तहत लाया गया था। इन 4 धामों समेत 51 मंदिर बोर्ड के कंट्रोल में आ गए थे। सरकार का तर्क यह था कि 4 धाम आने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है,
यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है। मंदिरों के बेहतर रखरखाव के लिए सरकार का उन पर कंट्रोल जरूरी है। लेकिन जो लोग मंदिरों से जुड़े थे वो इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि देवस्थानम बोर्ड बनने से उनके हक छिन जाएंगे, उनके रोजगार चले जाएंगे। 4 धामों से जुड़े पुरोहित इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे कि देवस्थानम बोर्ड बनाने से पहले सरकार ने उनसे बात क्यों नहीं की। उन लोगों से बात तो करते जिनकी जिंदगी पर इसका असर पड़ने वाला था। पुरोहितों का यह भी कहना है कि देवस्थानम बोर्ड बनाने के बाद सरकार मंदिरों की परंपराओं में अपने हिसाब से बदलाव करने लगी। पुजारियों का दावा है कि पिछले साल यानी 2020 में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि बदल दी गई और इस साल भगवान के अभिषेक और आरती का समय बदल दिया गया। यही वजह है कि आज जब देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया गया तो 4 धाम के पुजारियों के साथ साथ बाकी साधु और संत भी इस फैसले का स्वागत करने के लिए आगे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया हुआ है। जितना हमारा संत समाज है, पंडा समाज है, सभी खुश है। मेरा ये मानना है कि देखिए जो मंदिर होता है, मंदिर में खाली संत और पंडे नहीं होते हैं, समस्त जाति। मैं समझता मुसलमान तक भी हमारे मंदिरों में होते हैं जो मठ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो आज जितनी भी जाति, हम जितने भी समाज हम मंदिरों में रहते हैं, जिनका मंदिरों से निर्वाह है, वो सब खुश है और सब जो है माननीय सीएम साहब को जो है आशीर्वाद देंगे। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और साधु। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड भंग करके मुझे लगता है कि 4 धाम और उत्तराखंड से संबंधित जितने संत समाज हैं, भारत के जितने भी संत समाज हैं, और उत्तराखंड उन 4 धामों से संबंधित जो ब्राह्मण समाज है, पंडा समाज हैं, जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, व्यवसायिक हैं, देवस्थानम बोर्ड से जिनको बहुत पीड़ा हो रही थी, आज मुझे लगता है कि आज उनका दीपावली, राम जन्म और रामनवमी और दशहरा का उत्सव है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस 19 देशों में कंफर्म हो चुके हैं और इस लिस्ट में सबसे नया नाम आज जापान का जुड़ा। यहां अफ्रीका से आए एक यात्री में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए हमारे यहां सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। केंद्र सरकार ने वायरस के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की हैं वो कल से लागू हो रही हैं। हेल्थ सेक्रेटरी ने राज्यों से कहा कि वो इन गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करें। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले सभी पैसेंजर्स का कोविड टेस्ट हो। सरकार ने इन देशों से आने वाले यात्रियों से कहा कि उन्हें ज्यादा देर तक एयरपोर्ट पर रुकना पड़ सकता है। सभी राज्यों से कहा गया कि वो किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई इंश्योर करें। राज्यों के हेल्थ ऑफिसर नए केसेस की डेली मॉनिटरिंग करें। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने आज पार्लियामेंट को बताया कि सरकार वायरस के नए वेरिएंट की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं, लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। ये ठीक है कि नए वेरिएंट से लड़ने के लिए सरकार तैयारी कर रही है, लेकिन कोरोना से जंग कोई सरकार अकेले नहीं लड़ सकती। अगर हम भी मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएंगे तो कोरोना के किसी भी वेरिएंट का मुकाबला आसानी कर सकेंगे। और ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बड़ी मदद होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।